नमस्कार सबको, सारे बच्चों को नमस्कार है। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो बेटा आज का जो हमारा सेतु बैच का लेक्चर है वो 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। और 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए अगर अपन देखें तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो अपन 10वीं तक पढ़ते हैं लेकिन उतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, और उन्हीं चीजों की वजह से 11th की पढ़ाई में बहुत बार हमें दिक्कत भी आती है समझने में या हमें कठिन लगता है वो। लेकिन अगर वो चीज हम पहले से तैयार करके जाएं तो हमारा जो जर्नी होगा 11th का बड़ा ही आसान होगा। तो उसी सिलसिले में आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक कंसेप्ट में मैं तुम्हें वही चीजें बताने वाला हूं जो काम की हैं, जो आपने कहीं ना कहीं पहले कभी पढ़ रखा है और आज हम उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आप इस लेक्चर का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप पेन और कॉपी के साथ बैठ करके इस लेक्चर को देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चन यहां पे कराया जाए, जो भी चीजें यहां पे बताई जाए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बोला जाए वो आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जाकर के मजा आएगा पढ़ने में बेटा। और फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस जो कि बेसिकली अपने को आने चाहिए जब हम 11th और 12th पढ़ते हैं, तो उनको भी अपन यहां पर देखेंगे। तो समझ गए सब लोग कि क्या करना है भाई साहब। यू नीड टू कीप पेन एंड कॉपी। आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। आप इंपॉर्टेंट चीजें जो बताऊं, डेफिनेशन नहीं भी लिखो तो चलेगा, बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बताऊं उनको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जो क्वेश्चंस कराऊं उनको पेन और कॉपी में सॉल्व करना है। पहले एक दो क्वेश्चन आप मेरे देख सकते हो जब मैं करूं सॉल्व, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, तभी इस लेक्चर का फायदा होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में एक नाम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है डेफिनेशन ऑफ मोल। तो पहला चीज जो अपन देखेंगे, व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है। तो मोल क्या होता है जरा सोचो। अगर किसी को पता है तो वो सोचे और रिवाइज करे एक बार मन में कि व्हाट इज मोल। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मोल का। देखते हैं क्या होता है मोल। जैसे ये सब जानते हैं 1 डजन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 12 यूनिट्स। तो डजन जो है वो एक आपका काउंटिंग यूनिट, मतलब इस डजन के हेल्प से हम चीजों को काउंट करते हैं। डजन के हेल्प से हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। तो 1 डजन इज 12 यूनिट्स। ये तो सबको पता है भाई, सबने केले खरीदे, सब जाते हैं तो उनको पता है दर्जन में भी केला बिकता है और कहीं कहीं केजी में भी बिकता है। तो दर्जन एक काउंटिंग यूनिट है, मतलब उससे हम चीजों को काउंट करते हैं। तो अगर कुछ बोले, कोई बोले आपसे 4 डजन बॉल्स, तो आपको पता है 4 डजन बॉल्स हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है 4 इंटू 12 बॉल्स आर देयर। मतलब कितने बॉल्स हो जाएंगे बेटा, 48 बॉल्स। तो आपको यही समझना है कि जैसे एक दर्जन काउंटिंग यूनिट होता है, जिस तरीके से एक दर्जन जो है वो क्या है, काउंटिंग यूनिट, वैसे ही हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि बहुत लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल काउंटिंग यूनिट्स है, मतलब लाख, करोड़, खरब, अरब, ये बहुत छोटे यूनिट्स हैं। अगर हम किनको काउंट करने बैठे बेटा, बताओ, अगर हम किसको काउंट करने लगे, अगर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको कैलकुलेट करते हैं, तो डजन या फिर आपका सेंचुरी या फिर करोड़ या फिर अरब या फिर खरब, ये भी बहुत छोटे यूनिट बन जाते हैं। यानी जो हमारे नॉर्मल लाइफ में काउंटिंग यूनिट्स हैं वो इनके काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो मोल आपका वही काउंटिंग यूनिट है जो बहुत बड़ा यूनिट है, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हम किस में करते हैं बेटा, व्हेन वी नीड टू काउंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसी चीजों को कैलकुलेट जब किया जाता है या काउंट किया जाता है तो हमें जो नंबर चाहिए वो बहुत बड़ा नंबर चाहिए, और वही बहुत बड़ा नंबर जो है दैट इज योर मोल। तो व्हाट इज मोल अगर अपन देखें तो मोल होता क्या है वो अगर अपन देखें तो जैसे डजन 12 यूनिट्स बताता है, वैसे ही
1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूनिट्स। तो ये आपके पास है, जैसे 1 डजन 12 यूनिट्स होता है, वैसे ही 1 मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, मैंने आपको बताया। और वो कितना काउंटिंग यूनिट होता है, तो 1 मोल इज 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 यूनिट्स। अब ये इतना बड़ा नंबर है, बार बार बोलने में तकलीफ होती है, मुझे भी हो रही है, आपको भी होगी। आप भी बार बार कोई पूछे 1 मोल कितना, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना ना बोलना पड़े, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो ने इसको खोजा था। तो इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर। तो बार बार हमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ना बोलना पड़े, इसीलिए हम यहां पर Na का यूज कर लेंगे। तो Na का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, Na इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to the power 23। तो यहां पर अपने पास आ गया कि Na क्या होगा बेटा, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो एक ये वैल्यू है, एक यूनिट है, जिसका इस्तेमाल हम काउंटिंग में करने वाले हैं आगे चल करके। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डजन की तरह ही, जैसे डजन एक काउंटिंग यूनिट होता है, सेम तरीके से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट होता है। तो मोल आपको, और बहुत सारी जगह पे किताबों में डेफिनेशन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, वो ठीक है, रहने दो। लेकिन जो काम की चीज है, जो हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे लिए सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो है कि काउंटिंग यूनिट है, मतलब इट्स अ नंबर। मोल हमें नंबर का इंफॉर्मेशन देता है, और कैसे नंबर का इंफॉर्मेशन देता है, बहुत बड़े नंबर का, वो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। मतलब इतने लोग पूरी पृथ्वी पे अभी तक पैदा भी नहीं हुए होंगे जो ये नंबर है, आप सोच सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका केवल इस्तेमाल होता है काउंटिंग, किसका, जो इतने लार्ज नंबर में पाए जाएं, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के काउंटिंग में आप इसका यूज करते हो। तो ये चीज क्लियरली दिमाग में बैठा लेना है। अब एक दो चीजें मैं प्रैक्टिस करा दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए 4 डजन एप्पल, तो आपको समझ में आ जाता है इसका मतलब हुआ 4 इंटू 12 एप्पल। अब अगर कोई तुमसे बोले 4 मोल एप्पल, 4 मोल एप्पल, तो इसका मतलब हुआ 4 Na एप्पल्स। क्योंकि जैसे एक डजन में 12 होता है, वैसे ही एक मोल में Na यूनिट्स होते हैं। तो जब मैंने 4 डजन एप्पल लिखा, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं, तो मैंने 4 इंटू 12 एप्पल्स लिखा। और अगर मैं बोल रहा हूं 4 मोल एप्पल्स, यानी वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू Na एप्पल्स। क्यों, क्योंकि एक मोल में कितने यूनिट होते हैं बेटा, Na यूनिट्स। अब ये जो है, अगर नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एप्पल्स। अब तुम समझो ये इतना बड़ा वैल्यू है बेटा कि आज तक मुझे नहीं लगता इतने एप्पल्स प्रोड्यूस भी हुए होंगे अपनी पृथ्वी पर। ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपको यही समझना है, जैसे आप दर्जन के लिए सोचते हैं, वैसे ही आप मोल के लिए भी सोचे। इसमें कोई अलग सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आप दर्जन के लिए काम करते हैं, वैसे ही मोल के लिए भी काम करें। तो मोल को कुछ डिफरेंट ना बनाएं। जैसे मोल दर्जन काउंटिंग यूनिट है, वैसे ही मोल भी काउंटिंग यूनिट होता है। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, फिर इस पे मोल पे वापस आएंगे। जस्ट टू स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता था कि मोल का मतलब क्या होता है। और देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो आप पढ़ाई करने जा रहे हो या जिस चीज की आप तैयारी करने जा रहे हो, जेई की या नीट की, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा।
आप ये नहीं सोच सकते कि बड़ा ही आसान जर्नी होने वाला है, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे वो बहुत बेवकूफ बच्चा हो। मेहनत सबको करना पड़ता है, क्योंकि ये नई चीजें हैं जो आप पढ़ने वाले हो, तो नई चीजों को सीखना तो पड़ेगा ही, तब जाकर के आप उसमें परफॉर्म कर पाओगे। तो बस डट कर मेहनत करो 2 साल। अभी 10वीं से 11वीं जा रहे हो तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए 2 साल, और बिना सोचे समझे, बिना अपने आप को जज किए, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, मेरे से ये नहीं बन रहा, मेरे से वो बन रहा, ये सब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस अपना बेस्ट देते जाओ, अपना 100% दो। जिसने भी अपना 100% दिया बेटा, उसको फिर क्या फर्क पड़ता है, उससे बेहतर तो वो कर नहीं सकता। तो जो 100% एफर्ट लगाता है, वो कभी भी, उसके अंदर आप अलग सा कॉन्फिडेंस देखोगे। वो कभी भी अपने आप को जज नहीं करेगा, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। उसको पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और अल्टीमेटली मुझे अचीव होगा जो मैं चाहता हूं। तो आप भी वैसे ही अपना मेहनत करते रहें, बिना ये सोचे मुझे ये आता नहीं, मुझे वो आता नहीं, मुझसे वो छूट गया, मुझसे ये छूट गया। ये सब जिंदगी में चलता रहता है बेटा। केवल और केवल आपका ध्येय होना चाहिए कि 2 साल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना इधर उधर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, ये साल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही मिलेंगे जितने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आगे बढ़ने के। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है और 100% देते रहना है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। चलिए, तो अब हम लोग कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं, फिर इनका इस्तेमाल अपन देखेंगे इस चैप्टर में या बेसिक कंसेप्ट में। मैंने बोला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाला है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप सबने पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है। आप सबको पता है व्हाट इज मैटर। तो मैटर, अरे वो वाला मैटर नहीं है जो अपन दोस्तों को बोलते हैं मैटर हो गया, वो मैटर एक्चुअली में मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज, अगर मैं मैटर की बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम या ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर उसको बोला जाता है बेटा जिसका कोई भी मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि जो दिखता है वही मैटर है, कैन बी इनविजिबल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई मैटर तो दिखना चाहिए। अरे नहीं, मैटर आप एटम और मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते, ये ध्यान रखना। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देखना आंखों से पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके अराउंड अभी आप सांस जो ले रहे हो, वो क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस। कभी दिखता है ओहो ऑक्सीजन आया मेरे पास, ऐसा हमें नहीं दिखता बेटा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि गैस या मॉलिक्यूलर या एटॉमिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस जनरली एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड तो कलेक्शन में होते हैं, इसलिए वो कलेक्ट हो जाते हैं तो वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में जाते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं और वो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो भी मैटर हैं। तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज मैटर, फिर से बोल रहा हूं, वो वाला मैटर नहीं है जो अपन बात करते हैं। तो मैटर अगर अपन देखें, अगर हम देखें तो देखो, हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी इनविजिबल। तो मैटर के एग्जांपल हम बात करें तो अभी जिस पेन से आप लिख रहे होगे वो भी एक मैटर है, जिस बुक में आप लिख रहे होगे नोटबुक में वो भी एक मैटर है, जिस पे मैं लिख रहा हूं, जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं वो भी मैटर है, जिस मार्कर या पेन से मैं लिख रहा हूं वो भी मैटर है, क्योंकि इन सब का मास है और इन सब ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो दीज ऑल आर मैटर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं थॉट, क्या विचार का मास होता है? क्या विचार का मास होता है? नहीं होता। क्या वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? नहीं करता। तो थॉट इज नॉट मैटर, हैप्पीनेस इज नॉट मैटर, इमोशंस इज नॉट मैटर। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे आप मैटर बोल सकते हो, बाकी चीजों को आप मैटर नहीं बोलोगे। और ये ध्यान रखना, फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि दिखने वाली चीजें ही मैटर होती है। ऐसा नहीं है। जो नहीं भी दिख रहा बेटा, अगर वो वॉल्यूम और मास है उसका, तो आप बोल सकते हो वो मैटर है, जैसे कि एयर अराउंड अस। ऑक्सीजन गैस इज मैटर, नाइट्रोजन गैस इज मैटर, एयर इज मैटर। ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये आपको दिखते नहीं है, ऑक्सीजन गैस दिखेगा नहीं, नाइट्रोजन गैस दिखेगा नहीं, एयर दिखेगा नहीं, लेकिन ये सब भी मैटर है क्योंकि इनका भी मास होता है और ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगला दिमाग में लोगों के पास आया, भाई साहब ये मैटर किसका बना हुआ है जो ये मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? तो यहां पर क्या बोला गया कि मैटर को क्लासिफाई किया गया पहले। तो मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया बेटा? अब देखते हैं हाउ वी क्लासिफाइड द मैटर। अब देखो, मैटर को फर्दर किस में क्लासिफाई किया गया? मिक्सचर और प्योर कंपाउंड में। मिक्सचर और प्योर। अब मिक्सचर जो है वो क्या हुआ, आपको समझ में आता है? कोई भी दो चीजों को मिक्स कर दो वो क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर में आपने देखा है बहुत सारे टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक तो जो हम खाने वाला मिक्सचर है उसको भी बोलते हैं मिक्सचर। वो भी मिक्सचर क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। बादाम है, गठिया है, नमकीन है, भुजिया है, ये सारी चीजों को मिक्स किया गया तो उसे भी मिक्सचर बोला गया। तो मिक्सचर क्या बोलोगे आप? उनमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स या कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो मोर देन one type of element or compound is present। तो जहां पर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हो बेटा, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। ये ध्यान रखें कि मिक्सचर उसे बोला जाएगा जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हो। और दूसरा होता है जब एक ही टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज प्रेजेंट। एलिमेंट और कंपाउंड इज प्रेजेंट। तो आपको यह समझना है कि मिक्सचर हुआ जब एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उसे मिक्सचर बोल दिया, और जब एक ही टाइप का एलिमेंट हो या एक ही टाइप का कंपाउंड हो तो उसे हम बोलते हैं प्योर। अब इसमें बात आती है व्हाट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होगा? तो अब आ जाइए व्हाट इज एलिमेंट या फिर कंपाउंड। तो एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। तो जब एक ही तरीके का एटम प्रेजेंट हो किसी में तो उसे एलिमेंट बोला जाता है। ध्यान रखना, जब एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो किसी में तो उसे एलिमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल Fe सॉलिड, जैसे कि एक आयरन का ब्लॉक ले लो आप। मान लो ये आयरन का ब्लॉक है, तो ये आयरन का ब्लॉक जो है वो किसका बना हुआ है? आयरन के एटम्स का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? आयरन के एटम्स का बना हुआ है। तो ये सारे जो एटम्स हैं ये आयरन के एटम्स हैं और ये है ब्लॉक ऑफ आयरन। तो आपका इसको हम एलिमेंट बोल देंगे क्योंकि इसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल्सो एलिमेंटल फॉर्म। इसको हम लोग बोलने के टर्म्स में क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंटल फॉर्म। तो सारे मेटल सॉलिड्स एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। सारे जो मेटल सॉलिड्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे जो हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दिस इज योर ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट। तो इसको क्या बोलोगे? कंपाउंड तो बोल नहीं सकते। कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप का एटम या
मतलब अभी देखेंगे एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां पे एक ही टाइप का एटम है तो इट विल बी नोन एज एलिमेंट। अब O2 गैस, अब ये बताओ ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? कितना सिंपल सा चीज है। इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा? भाई इसमें केवल हमें ऑक्सीजन गैस ही तो दिख रहा है और कोई चीज तो दिख ही नहीं रहा। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। अब अगर मैं बोलूं हीलियम गैस, अगर मैं बोलूं हीलियम गैस, तो अब आप बताइए हीलियम गैस में आपको क्या दिख रहा है? एक ही टाइप का एटम दिख रहा है और कोई एटम तो है नहीं। तो दिस इज ऑल्सो एलिमेंटल फॉर्म, या इसको भी एलिमेंट बोल सकते हो, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद, अगर हम देखें, एक मिनट बेटा, पेन का वो गिर गया था, चलो। हां, अब हम देखें अगर जैसे मैं बोलूं H2O, अब H2O जैसे ही आपने लिखा तो इसमें हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, यानी ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही टाइप का एटम नहीं है। तो दिस इज नॉट एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो अब आपको समझ में ये भी आ गया व्हाट इज कंपाउंड। अब आपको ये भी समझ में आ गया कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो कंपाउंड हम बोलेंगे किसको भाई साहब? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, मोर देन one type of atom is present। जैसे कि इन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, H2O, पानी तो इतनी गर्मी में अपन डेली पी रहे हैं बेटा। फिर शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। फिर ग्लूकोज, इस गर्मी में ग्लूकोज बड़ा ही काम आता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फिर नमक, सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो होता है NaCl। तो ये सारे अगर आप देखें, वाटर में आपका क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एलिमेंट तो बोल नहीं सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये तीनों प्रेजेंट है, तीनों टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? इनको भी हम कंपाउंड ही बोल सकते हैं, एलिमेंट तो हम नहीं बोल सकते बेटा। इसके बाद आपका ग्लूकोज, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो भी हम क्या बोलेंगे? इट्स अ कंपाउंड। फिर सॉल्ट, NaCl, ये भी आपका क्या है? कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं Cl2 गैस, अब जल्दी से सोचो और बताओ क्या ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? क्या ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो Cl2 गैस अगर आप देखें तो इसमें केवल क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, इसमें और कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इसे हम एलिमेंट तो बोल, मतलब कंपाउंड तो बोल नहीं सकते। तो ये हो गया एलिमेंटल फॉर्म। फिर से तो ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड नहीं होगा, ये सारे कंपाउंड हैं, ये आपका हो जाएगा एलिमेंट। अब तुम देख रहे होगे कि एलिमेंट जब मैंने लिखा तो एलिमेंट में एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एलिमेंटल फॉर्म जो है, एलिमेंट्स दो टाइप में पाए जाते हैं, या तो एटॉमिक फॉर्म में या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर तुम कंपाउंड को देखोगे तो कंपाउंड के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है एटॉमिक फॉर्म का, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप का एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा टाइप का एटम प्रेजेंट होना चाहिए तो कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये सारे आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ही है। इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन अभी हम लोग मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करें, जब पढ़ेंगे आगे तो अपन को समझ में आएगा। ये फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, मतलब आयंस होते हैं, ये अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो मॉलिक्यूल इनको नहीं बोलते, इनको अपन बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम इन डिटेल, इसको भी मैं मान लेता हूं फॉर नाउ, आप मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो आप देख लो कंपाउंड में कभी एक एटम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्यादा एटम होना है। तो कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होगा, जिस फॉर्म में कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा, वो हमेशा क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो दो चीजें आई जिसमें मैटर को देखा जा सकता है। प्योर मैटर की बात करें तो प्योर मैटर आपको दो चीजों में देखने को मिल सकता है, या तो एटॉमिक फॉर्म में या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कि यहां पर ये सारे जो हैं आपके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड का कभी एटॉमिक फॉर्म नहीं हो सकता।
और एलिमेंट जो है वो कम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी पाया जाएगा। दिस इज योर मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल है। और एटॉमिक फॉर्म में भी पाया जाएगा, जैसे कि ये आपका एटॉमिक फॉर्म है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी पाया जाता है, एटॉमिक फॉर्म में भी पाया जाता है। तो एलिमेंट इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑल्सो एंड एलिमेंट इज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म ऑल्सो, लेकिन कंपाउंड केवल मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। तो अब दो डेफिनेशंस आ गए, एटम और मॉलिक्यूल। जब हम मैटर को फर्दर पढ़ते गए, हमें एलिमेंट मिला, हमें कंपाउंड मिला, और फिर हमने देखा कि एक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ये जिस चीज का बना होता है या तो एटम का बना होता है या तो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। मॉलिक्यूल्स मतलब फंडामेंटल यूनिट। जब एक से ज्यादा एटम्स आकर के को एग्जिस्ट करने लगे टुगेदर, देन इट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो ये सारे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गए और वो आपका एटॉमिक फॉर्म हो गया। अब देखो कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए बेटा, तो अब हमारा इंटरेस्ट था कि एक एटम का मास क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पता लगाने की कोशिश करेंगे और उससे हम मास डिफाइन कर देंगे। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए, बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए, तो व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम। अगर एक एटम बोल रहा हूं तो कंपाउंड हो सकता है क्या? जल्दी से बोलिए, अगर एक एटम है तो कभी किसी कंपाउंड का एक एटम होगा क्या? कंपाउंड तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज के ए का मतलब है नोन एज एटॉमिक मास, इज नोन एज एटॉमिक मास। तो बड़ा इजी है। अब हमें पता लगाना है भैया एक एटम का मास कितना होता है, उसे हम डिफाइन कर देंगे एटॉमिक मास में। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक एटम में प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा है और हमें पता भी है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एक बेसिक आइडिया जो हमें पता है ये यही है कि न्यूक्लियस होता है एक एटम में और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मतलब कितने टाइप की चीजें हैं, तो न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है। तो अगर हम बात करें एक एटम का मास, तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा? तो यहां से अपन लिख सकते हैं एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो भी चीजें प्रेजेंट है एटम के अंदर बेटा, उन सबके मास को जोड़ दो। उन सबके मास को अगर हम जोड़ दें तो हमें किसका मास मिल जाएगा? एटम का मास मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर हमें एटम का मास प्रेजेंट पता करना है तो पहले हमें इन तीनों चीजों का मास भी पता होना चाहिए। अब इन तीनों चीजों का मास एक्सपेरिमेंटली निकाला जा चुका है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे आया। आप आगे पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत सारे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पार्ट आता भी है और आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, जिससे इन सब का मास चार्ज निकाला गया था। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए वैल्यू कहां से आई, ये है आपको याद रखना है। आपको प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद नहीं रखोगे बड़ा दिक्कत होगा। पूरी जर्नी जो है, केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, उन सब में दिक्कत आएगा बेटा। तो इन तीनों चीजों को तो याद रख लें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने पास तीन चीजें हैं, प्रोटॉन, फिर है न्यूट्रॉन और फिर है इलेक्ट्रॉन। अब कुछ चीजें आप ध्यान रखें कि प्रोटॉन का जो मास होता है, इनका मास और इनका चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। तो मास जो है
चार्ज अभी आपके काम का नहीं, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो मैं लिखवा दे रहा हूं। चार्ज भी दिमाग में रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के टर्म्स में बात करते हैं। तो मास जो है इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 kg, सॉरी ग्राम। -24 ग्राम। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आपका होता है मास किसका? प्रोटॉन का। और इतना ही मास अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन, लेकिन अपन कैलकुलेशन के लिए इतना ही मानेंगे, तो अभी इतना ही मानना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है लगभग सेम होता है। तो इसका भी हम मानेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू, जैसे मैंने बताया 6.023 इंटू 10⁻23। अब बेटा बार बार बोलने में इतना समय लगा, इसको अगर मैं एवोगैड्रो नंबर बोल दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि एवोगैड्रो नंबर बोल दिया तो कितना आसानी से बता दिया, या एनए बोल दिया तो कितनी आसानी से इंफॉर्मेशन चला गया। तो वैसे ही ये बहुत छोटा यूनिट है बेटा। ग्राम में अगर हम मास बताने लगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलने में समय जितना लग रहा है, पूछने वाला चला जाएगा। पूछा तो कितना मास है, अब तुम बोले 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी देर में पूछने वाला चला गया। तो इसको हम क्या कर दें, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है और अक्सर आएगा। किसी भी एटम के मास को निकालोगे, जब भी एटम के मास की कैलकुलेशन होगी, ये वाला मास आना चाहिए कि नहीं? जल्दी से बताइए, बोलो भाई, ये वाला मास आना चाहिए कि नहीं? ये वाला, ये मास आना ही आना है। अब मैं केवल इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा? आपके दिमाग में यह भी तो आना चाहिए कि सर आप केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जरा सा देखें, यहां है 10⁻⁻24, यहां है 10⁻⁻28। आपको क्या दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है यहां पे? जो मास इलेक्ट्रॉन का होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लगभग 2000 गुना, सॉरी, लगभग 2000 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर मैं बोलूं, ये एक नोट करके लिख ले, ये मैंने बोला है कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखनी है आपको। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लें, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर होगा। और ये दोनों जो आता है वो लगभग आता है 1837 के आसपास। मतलब जब प्रोटॉन लेते हो तो 1.36 आता है, जब न्यूट्रॉन लेते हो तो 1838 आता है। तो मैंने उसके बीच का वैल्यू बता दिया 1837। यानी तुम देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास जो है वो लगभग 2000 टाइम्स है किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के मास को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आएगा 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात बताओ बेटा, जब खुद एक प्रोटॉन का मास 2000 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ करके कुछ फायदा मिलेगा तुम्हें प्रोटॉन के मास में या न्यूट्रॉन के मास में? जरा सोचिए जल्दी से। क्या हम यहां पर अगर प्रोटॉन के मास में या इलेक्ट्रॉन के मास में, पर न्यूट्रॉन के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ें तो कोई फर्क पड़ेगा? अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। एक बहुत ही घने बाल वाला व्यक्ति है, मेरे जैसा नहीं, एक बहुत ही घने बाल वाला व्यक्ति है, और वो कहीं गया, और वो जहां गया उसको लोगों ने बोला यार तुम्हारा वजन बढ़ गया है। क्या बोला? भाई तेरा वजन बढ़ गया है। तो वो बोला यार रुक, मैं 5 मिनट में आता हूं वजन कम करके। अब लोग हैरान, भाई ये 5 मिनट में वजन कम करके कैसे आएगा? लोग वेट किए, वो आदमी अपना बाल कटा करके आ गया। क्या करके आ गया? बाल कटा करके आ गया। अब तुम बताओ, क्या उसका वजन कम हुआ उससे? बाल का वजन तो होता है,
लेकिन बाल कटवाने से क्या उस व्यक्ति का वजन कम हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो वजन है वो हड्डी का, मांस का, यानी मसल, बोन, इन सब का वेट सिग्निफिकेंट है। बालों का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, नाखून का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है। तो ये समझें कि यहां पर जैसे आप बाल कटाएं, बाल बढ़ाएं, उससे आपके वजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 150 ग्राम पड़ेगा, 150 ग्राम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर हम मास देखें तो इलेक्ट्रॉन के मास में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम है। तो यानी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करो, इससे बहुत ज्यादा एटम के मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना। चार्ज की बात करें बेटा, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब फिर से तुम्हें दिख रहा है ये इतना बड़ा है, तो इसको हम क्या करें, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस ई। और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसी तरीके से न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है बेटा। न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वही चार्ज जो प्रोटॉन पे था, लेकिन यहां पर नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -e। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू सबको याद कर लेना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत जगह काम आएगा। और इसी से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम के मास में केवल कंट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल होगा। यानी आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करें मास के लिए, चार्ज के लिए नहीं। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही की वजह से आता है, लेकिन मास में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो? यह बात बिल्कुल ध्यान में रखें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अब अगर मुझे मास ऑफ एटम लिखना है या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये सारे प्रोटॉन्स का हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जितने भी प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट है इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करूंगा तो सारे प्रोटॉन का मास आ गया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो यहां पे हमने क्या देखा कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल है, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास में अगर आप उसको ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो, यानी टेंडिंग टू 0 मान सकते हैं। तो अब एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली लिखा जाए, ये सिंबल अप्रोक्सीमेटली के लिए यूज करते हैं, इक्वल टू ये होता है। अप्रोक्सीमेटली लिखा जाए बेटा तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब तुम्हें पता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास कैसा है बेटा? अलग अलग है या सेम है? दोनों का मास सेम है। दोनों का मास क्या है? सेम है। तो यानी यहां पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब देखो फिर से वही दिक्कत आ गई कि अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में बताने जाऊं, अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में बताने जाऊं तो दिक्कत क्या है भाई साहब? ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। 10 की पावर -24 ये कितना छोटा नंबर है, ये आपको पता नहीं चल रहा अभी। ये बहुत ही छोटा नंबर है, 10 की पावर -24, मतलब 1 को डिवाइड कर दो 10 की पावर 24 से, तो ये नंबर आ रहा होगा, उतना छोटा नंबर है ये। तो आपको यही समझना है कि बार बार इसको बोलना पड़े तो दिक्कत ना होगा बेटा। इसी वजह से, और किसी भी एटम का मास लिखो, अब जरा देखो यहां पे, आप किसी भी एटम का मास लिखेंगे तो केवल ये चेंज होगा, ये चेंज होगा एटम के साथ, ये प्रोटॉन चेंज होगा या न्यूट्रॉन चेंज होगा। मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम अब बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट।
क्यों? क्योंकि ग्राम में बोलने में दिक्कत है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 AMU। 1 AMU। तो एटॉमिक मास लिखने के लिए अगर हम देखें तो हम यहां पर यूज कर लेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा ग्राम में बताने जाएंगे। अब जैसे तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं। अब तुम टेलर के पास जाओ और टेलर के पास जाके बोलो मेरी हाइट है 1 पॉइंट या 0.0000 10 की पावर -7 लाइट ईयर्स, मेरा कमर है 10 की पावर -9 लाइट ईयर्स। इस तरीके के भाषा में अगर आप बोलोगे टेलर को, तो वो कभी कपड़े बना के देगा तुम्हें? वो बोलेगा भैया हमें मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच इसमें बताइए, ये बड़ी बड़ी यूनिट्स में मत बताइए। तो वही काम यहां पर भी हुआ। लाइट ईयर आपके डिमेंशन के लिए बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में नहीं करते। हम उसका इस्तेमाल कहां करते हैं बेटा? जब सन से अर्थ का डिस्टेंस या किसी स्टार से प्लैनेट्स का डिस्टेंस, ये सब निकालने में उतने बड़े यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही ग्राम एटॉमिक मास के लिए बहुत बड़ा यूनिट हो गया। ग्राम में इसका वैल्यू बहुत कम आएगा, यानी ग्राम में एटॉमिक मास बताना सही है क्या? सोचो जरा जल्दी से, बोलो क्या यह सही रहेगा कि ग्राम में एटॉमिक मास बताया जाए बेटा? तो ग्राम में एटॉमिक मास बताने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया यूनिट डिफाइन कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास के लिए यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम बोल भी देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोला भी क्या जाता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अब तुम देखो एटॉमिक मास यूनिट है क्या? तो एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो आप बताइए व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर केजी में लिखोगे तो 1.67 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 की पावर -27 केजी। ये वैल्यू होता है 1 AMU, और यही किसका मास होता है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और उतना ही मास किसका होता है? एक न्यूट्रॉन का। तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है AMU के बारे में यह बात कि 1 AMU इज 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, या फिर इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो उन दोनों को ही आप बोल सकते हो, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन कहा जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज अपने पास आ गई कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, क्या पता है? प्रोटॉन्स पता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, तो हम बहुत आसानी से किसी भी एटम के मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमें, और AMU में, किस यूनिट में? AMU में। ग्राम में क्यों नहीं किया बेटा? तो अपना डायमेंशन फीट या इंच में बताते हो, लाइट ईयर में क्यों नहीं बताते? सेम काम यहां पर भी है। लाइट ईयर आपके लिए बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, वैसे ही एटम के मास के लिए ग्राम भी जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। उतने बड़े यूनिट में बताने की जरूरत नहीं है, तो हमने एक छोटा यूनिट डिफाइन कर दिया और उस छोटे यूनिट को हमने कॉल किया एटॉमिक मास यूनिट। और वो यूनिट कितने के बराबर है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? इट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो अब जरा देखो कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें। तो अब अगर हम देखें तो एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर होता है न्यूक्लियस से बेटा।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मास है, यानी इफेक्टिवली एक एटम का मास जो होता है वो किसका मास होता है? न्यूक्लियस का मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास का उस पर इफेक्ट नहीं होता। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब समझना, इसका मैं मतलब समझाना चाहता था। चलो, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन एटम का मास, O माइनस का मास, O2 माइनस का मास, क्या ये दोनों मास सेम होगा या अलग अलग होगा? सोच के बताइए। ऑक्सीजन एटम का मास और O2 माइनस का मास, क्या ये सेम होगा या अलग अलग होगा? तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर न्यूक्लियस तो सेम है, तभी आपने सिंबल ऑक्सीजन रखा है। अगर न्यूक्लियस चेंज हो जाता है तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी इन दोनों केसेस में, चाहे वो ऑक्सीजन एटम हो या ऑक्साइड आयन हो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एटम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन एटम, और इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड आयन। तो आप जरा सोच के बताइए कि ऑक्सीजन एटम और ऑक्साइड आयन के केस में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, इन दोनों केसेस में आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों का मास अलग अलग होगा या इन दोनों का मास सेम होगा? जल्दी से सोच के बताओ। तो बेटा ध्यान रखना कि दोनों में न्यूक्लियस सेम है, यानी दोनों का मास बराबर होगा। इन दोनों में केवल इलेक्ट्रॉन्स चेंज है, और क्या कितने चेंज है तुम्हें यह भी देख के समझ में आ जाना चाहिए। यहां न्यूट्रल है और यहां दो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कौन लेके आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और तुम्हें पता है न्यूक्लियस में कुछ नहीं कर सकते, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आप नहीं कुछ कर सकते, वो तो उतना ही रहेगा। किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे इफेक्ट केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में पड़ता है। केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस में आराम फरमाते हैं। ये बात दिमाग में रखें। तो इन दोनों का मास कैसा हो गया बेटा? सेम। सेम तरीके से अगर मैं बोलूं Mg और Mg2+, Mg और Mg2+ की बात करें, यानी एक है आपका मैग्नीशियम एटम, एक है आपका मैग्नीशियम एटम, और एक है आपका मैग्नीशियम आयन, एक है आपका मैग्नीशियम आयन। अब इन दोनों में भी तुम्हें क्या दिख रहा है? Mg ही लिखा है, मतलब जब तक सिंबल सेम है बेटा, जब तक सिंबल सेम है मतलब न्यूक्लियस सेम है। न्यूक्लियस चेंज होता है, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर जो है मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन में न्यूक्लियस तो वही है, केवल इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हो गया, यहां पर ज्यादा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर इसमें, और यहां पे आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन लेस। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन घटने या बढ़ने से मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी चाहे मैग्नीशियम एटम बोलो चाहे मैग्नीशियम आयन बोलो, दोनों का मास सेम रहेगा। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि एटम और आयंस का मास सेम रहता है। सेम एटॉमिक आयंस मतलब एलिमेंटल आयंस की बात करें तो उनका मास सेम रहेगा बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आगे अगर हम देखें कि किसी भी एटम के मास को निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड मास ऑफ एनी एटम, तो उसके लिए कुछ चीजें अपन ध्यान रखें। सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिंबल ऑफ एलिमेंट आप किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ए जेड, जहां पे x जो है वो एलिमेंट का सिंबल होता है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बोल देता हूं, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो आप। तो ये x जो है उसका सिंबल हो गया। a हम बोलते हैं मास नंबर, a हम बोलते हैं मास नंबर, और z हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर z जो होता है
वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा आपको एटॉमिक नंबर बताएगा, ध्यान रखना इस बात को। एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा हमें एटॉमिक नंबर बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास अगर आप ध्यान रखें, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मास जो है वो किसकी वजह से है, मास जो है वो किसकी वजह से है, मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से है। तो तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि मास नंबर किसे बोला जाएगा, जिसकी वजह से मास है उनके नंबर को बताने वाले संख्या जो है उसे मास नंबर बोलते हैं। और किन की वजह से था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको भी नोट कर लें और इस चीज को भी दिमाग में रखें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट। आप सबको इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन 16 8। अब तुमसे पूछे कोई कि भैया इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर Z के बराबर। यानी वो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन एटम में 8 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन एटम में 8 होगा बेटा। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो है न्यूट्रल है, ये जो है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि दोनों अपने चार्ज को कैंसिल कर रहे हैं बेटा, तभी न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। न्यूट्रल कब होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो भी कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। अब हम आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो होगा A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। यानी इस ऑक्सीजन एटम में, इस ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा, 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, प्रोटॉन के बराबर है क्योंकि ये न्यूट्रल है, 8 ही होंगे। और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, तो A माइनस Z से आप न्यूट्रॉन्स की नंबर्स को निकाल सकते हो। तो A माइनस Z से निकाला तो न्यूट्रॉन्स भी कितने आए, 8 ही आए। न्यूट्रॉन्स भी कितने आए, 8 ही आए। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं O2 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो चाहे तुम्हारा आयन हो चाहे तुम्हारा एटम हो, हमेशा तुम्हें पता है किसके बराबर होगा, न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। एटम से आयन जाने में न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी न्यूक्लियस पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो वो तो उतना ही रहेगा, यानी Z यानी 8 के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने के बराबर, A माइनस Z यानी 8 के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अब जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल तरीके से सोचो कि भैया यहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम में तो इलेक्ट्रॉन 8 था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था। ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था, यानी यहां पर अगर तुम देखोगे तो बढ़ गया होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और कितना बढ़ा होगा, जितना भी चार्ज है। तो ये अनायन के केस में है, किसके केस में, फॉर अनायंस। अनायन का मतलब आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, अनायन किसको बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को अनायंस बोला जाता है। तो किसी भी एलिमेंटल आयन में जो अनायनिक है, जैसे O2 माइनस में, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही है Z प्लस चार्ज, तो Z इसका 8 है और चार्ज इसमें 2 है, अनायन के लिए प्लस बोला है 2 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम एटम का सिंबल है 2412, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालिए। तो देखो इसमें अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन
एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी 24 माइनस 12 12, और इसमें मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल है बेटा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन होंगे, यानी इसका भी संख्या क्या आ जाएगा 12। तो यहां पर तीनों 12 12 12 है। अब इसमें ट्राई करो, अगर मैं बोलूं Mg2+, तो Mg2+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉज करके इसको जरूर अटेम्प्ट कर लें कॉपी में और फिर यहां पर देखें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं, Z यानी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी A माइनस Z, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं तो 12। अब हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अब जरा सा देखो, जब न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डेफिनेटली प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, न्यूट्रल से कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यानी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए। तो ये कैसे बना, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, -2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको Mg2+ दे दिया। और उसी तरीके से ऑक्सीजन में आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो आपको O2- दे देगा। तो आप देख लो, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे हो जाएगा Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। अब माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कैटायंस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोला जाता है बेटा कैटायन। तो कैटायन में जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, तो वहां Z- चार्ज लिखेंगे, यानी Z- चार्ज का मतलब हो जाएगा 12 - 2, यानी इसमें प्रेजेंट होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्रेजेंट होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको बता दिया। अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास पे अगर हम देखें तो किसी भी एटम का मास हमें लिखना है तो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, आयरन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, कुछ मैं कॉमन लिख रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्फर का, फॉस्फोरस का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, सिल्वर का, और अपन देखते जाएंगे। तो पहले 30 का तो सबको एटॉमिक मास याद हो जाना चाहिए, मास नंबर। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा कि आज आप जाकर के घर पे मास नंबर सबके याद कर लो, फिर हम अगली क्लास में इस पे बेस्ड कैलकुलेशंस देखेंगे। तो ऑक्सीजन का अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, मास नंबर, एटॉमिक मास देख लो एक बार क्या आया था, वापस आ जाओ जरा से यहां पे और एटॉमिक मास देख लीजिए। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू 1 AMU, यानी मास नंबर को AMU में लिख दो, वही एटॉमिक मास होता है बेटा। मास नंबर को AMU में लिख दें, वही एटॉमिक मास होता है। यानी अपने पास आ गया मास नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, यानी इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा, इसका मास नंबर होता है 1। आयरन का मास नंबर होता है 56, तो ये हो जाएगा 56 AMU। मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24, तो ये हो जाएगा 24 AMU। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, तो ये हो जाएगा 40 AMU। सल्फर का मास नंबर होता है 32, तो 32 AMU। फॉस्फोरस का मास होता है 31 मास नंबर, तो 31 AMU। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU। ब्रोमीन का 80 AMU। सिल्वर का 108 AMU। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इनके अलावा भी आपको एटलीस्ट क्या करना है बेटा, ऑलमोस्ट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का तो मास नंबर सबको याद हो जाना चाहिए अगली क्लास तक। फिर हम इस पे बेस्ड कैलकुलेशंस वगैरह कुछ देखेंगे। तो आज मैं वीडियो को या फिर इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं कर रहा, आज मैंने एक बेसिक चीजें बताई एटॉमिक मास के बारे में, AMU के बारे में, तो और मोल होता क्या है, एक काउंटिंग यूनिट होता है, वो बहुत बड़ा नंबर है जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में उसका यूसेज नहीं करते हो, डेली लाइफ में हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहां पर ये वैल्यूज आप याद कर लें। अब इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए
तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का भी हो सकता है बेसिक यूनिट, या कंपाउंड का भी हो सकता है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। अब ये तो हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमें निकालना है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो क्या बोलोगे? एटम के मास को डिफाइन कर चुके थे, तो एटम के ही मास से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो बना होगा मॉलिक्यूल किसका? एटम्स का ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अब इसको समझो, जैसे कि मैं ले लूं H2O। H2O में अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो इसमें प्रेजेंट सारे एटम्स के मास को जोड़ दो, इसमें प्रेजेंट सारे एटम्स के मास को जोड़ दो, तो आपको जो मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। अब इसमें देखो कितने एटम्स दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन का एटम है। 2 किसका है? हाइड्रोजन का एटम। यानी 2 into 1 AMU इसके मास में हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा। 2 into 1 AMU इसके मास में हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा। ऑक्सीजन का एटम इसमें कितना है? 1 है। तो 1 into 16 AMU ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18 AMU। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा बेटा दैट विल बी 18 AMU। तो अब इसी तरीके से मैं कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं आज होमवर्क के लिए, इनके मासेस लिख के ले आए। H2SO4, H3PO4, NaOH, HCl, AgCl, FeSO4, CaCO3। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये आपको निकाल के अगली क्लास तक लाना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज इस लेक्चर को बेटा अच्छे से पढ़ लेना, कुछ चीजें जो बताई हैं उसको अच्छे से देख लेना। मैंने क्या बताया, जैसे हमारे केस में बालों का कंट्रीब्यूशन हमारे मास में नहीं होता, वो बहुत ही नेग्लिजिबल मास का है, तो हम बाल कटा लें, बाल बढ़ा लें, इससे हमारे मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से एटम के केस में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो उसके मास में, एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चीजों को रिवाइज कर लें। अगली क्लास में अपन थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। आज मैं इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और फिर हम लोग अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और मोर बेसिक डेफिनेशंस अपन करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो एंड करना है मुझे क्लास, उससे पहले एक बात बता दूं, क्योंकि आपकी जर्नी लंबी होने वाली है। आपका जो ये 2 साल का जर्नी होगा 11th-12th, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें ध्यान में क्यों रखनी पड़ेंगी? हम स्टार्ट तो पूरे मोटिवेशन के साथ करते हैं, हम तो ऐसा, मतलब पहले दिन तो हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे। याद करो, जब भी पहली बार आपके घर में या सेशन के बिगिनिंग में जब नई किताब आती है, तो नई किताब को आप पढ़े ना पढ़ो, सूंघते रहते हो, मतलब उसके आसपास आप रहते हो, और ऐसा लगता है उसमें कॉपी पे कवर लगा के, ये लगा के कि अब तो ये पूरे साल हम इसको बना लेंगे। पहले कुछ दिन तो होमवर्क करते हैं, स्कूल की बात कर रहा हूं, पहले कुछ दिन तो होमवर्क भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, नए क्लास में गए हैं, बहुत मेहनत करेंगे, इस बार इस क्लास में अच्छा करेंगे, तो 10 दिन 20 दिन तक होमवर्क भी चलता है। 21वें दिन से पहले तो होमवर्क जाता है, होमवर्क होना खत्म हुआ, फिर 40वें दिन से क्लास जाना ही खत्म हो जाता है, क्लास जाना खत्म हुआ, 60वें दिन से पढ़ाई ही खत्म हो जाता है, ये लगता है क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये गलती दोबारा मत करना। लगातार मेहनत करना ही जरूरी है, बहुत तेज होना जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंटली जिसने भी मेहनत की है बेटा, वो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसने मेहनत की और वो फेल हुआ। हाँ, एक पड़ाव पे फेल हो सकता है, जिंदगी में फेल नहीं होता। एक एग्जाम में फेल हो सकता है, लेकिन जिंदगी में फेल नहीं होगा। आपको भी यही समझना है कि आपकी जिंदगी लंबी है,
ये एक एग्जाम ही जिंदगी को मतलब है, ठीक है, लेकिन एक ही एग्जाम जिंदगी नहीं होता। आप यहाँ पे ये 2 साल में मेहनत करना सीखने वाले हो, और वो आदत आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जिसमें मेहनत करने की आदत आ चुकी है बेटा, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो इन बातों के साथ और इस आशा के साथ कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, आप दिल लगा के मेहनत करोगे, आपको जो टीचर्स बता रहे हैं आप उसको फॉलो करोगे, अगर इतने काम आपने कर लिए बेटा, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप सपने में जिस कॉलेज को देखते हो आप वहां पाए जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।